नमस्कार, मैं हूं काजल दुबे और आप देख रहे हैं आयुष्मान, जहां पर हर एपिसोड में हम लाते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारी, आसान टिप्स और एक्सपर्ट्स की सलाह, जिससे कि आप और आपके फैमिली की सेहत बनी रहे। आज हमारे साथ हैं रायपुर से डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, जो उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल रायपुर के मेडिकल डायरेक्टर हैं। डॉक्टर विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका आयुष्मान में। सुन पा रहे हैं आप मुझे? आज हम उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल की बेहतर सेवा और विजन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे और समझते हैं कि कैसे हॉस्पिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रही है और यहाँ पर समय पर सुरक्षित इलाज जो है वो मिलता है। विनोद कुमार जी से जानने की कोशिश करेंगे, हर सवाल का जवाब, हर सारे प्रश्न हमारे पास हैं, जहां पर हम उनसे प्रश्न जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये हॉस्पिटल जो है ये सुविधा प्रदान करता है। सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं और सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर से भी हर स्टेट से यहाँ पर हॉस्पिटल में सभी पेशेंट्स पहुँचते हैं। हर जिम्मेदारी यहाँ पर पूरी की जाती है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पर पेशेंट का चेकअप होता है। और यहाँ का स्टाफ की अगर बात करें तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग सुरक्षित यहाँ से पहुँचें। तो काफ़ी फेमस है ये हॉस्पिटल, राजधानी रायपुर में उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वो काफ़ी फेमस है। सेफ्टी की बात करें, सुविधा की बात करें तो कहीं ना कहीं हर सुविधा यहाँ पर हॉस्पिटल में मिलती है हर पेशेंट को। और पेट, लीवर और आंत लोगों का विश्वसनीय चिकित्सा, एक विश्वास यूँ कह सकते हैं कि इस हॉस्पिटल से बना हुआ है। सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही नहीं, बाहर अदर स्टेट से भी लोग पहुंचते हैं और यहाँ पर अपना चेकअप कराते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको उम्मीद होती है कि इस हॉस्पिटल में हमको सारी फैसिलिटी मिलेगी और एक बेस्ट हेल्थ चेकअप जो होता है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो एक विश्वास से पहुँचते हैं और अपना इलाज जो है वो करवाते हैं। तो उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल जो सिर्फ एक नाम नहीं, एक पहचान है रायपुर का, और ये पहचान कई सालों से बनी हुई है, जहां पर एक विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ वासी पहुंचते हैं, अपना ट्रीटमेंट लेते हैं और सारी सुविधा उनको मिलती हुई नज़र आती है। क्योंकि अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है सुरक्षा के साथ ही सेफ्टी। तो यहाँ पर सेफ्टी के साथ पहुँचते हैं लोग और अपना बेहतर इलाज करवाते हैं। उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल राजधानी रायपुर का सबसे प्रसिद्ध हॉस्पिटल है ये, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से ही नहीं, जैसा कि हमने बताया कि बाहर से भी लोग यहाँ पर अपना बेहतर इलाज के लिए पहुँचते हैं। एक अलग नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। और स्टाफ की बात करें तो स्टाफ भी यहाँ का बहुत अच्छा है, विश्वास बना रहता है पेशेंट का, और एक अलग नज़ारा यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल में देखने को मिलता है। आज बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका हम जवाब लेंगे। डॉक्टर विनोद जी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल की क्या विशेषता है, किस तरह का विजन है, कितने सारे चैलेंजेस सामने आए थे जिसको फेस करना पड़ा। और जैसे कि अगर बात करें तो एक अलग विश्वास होता है जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि हम सुरक्षित वहाँ से वापस लौटेंगे। और कहीं ना कहीं यही विश्वास हॉस्पिटल उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल ने बनाए रखा है, जिससे कि लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित वापस लौटते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल एक नाम नहीं है, एक पहचान है, और वो पहचान आज बनती हुई नजर आ रही है। चलिए और ज़्यादा जानकारी लेंगे। डॉक्टर विनोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्हीं से बातचीत करेंगे। विनोद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
विनोद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैडम, आपकी आवाज़ बहुत धीमे आ रही है। बिल्कुल, तो हम हमारी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी हमारी आवाज़ आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। फिलहाल तो अगर बात करें उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल की, तो इसके स्थापना के पीछे क्या विजन था और इसे आज जिस स्तर पर लाया गया है उसमें सबसे बड़े चैलेंजेस क्या रहे हैं, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए मैडम, उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल जैसा कि आप देख रहे हैं उसके नाम में ही लिखा हुआ है, ये मैंने अपनी माता जी के नाम पे बनाया था। इसमें कमर्शलिज्म से ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट की बात थी, क्योंकि मैं अपनी माता जी की वजह से ही इस फील्ड में आया था और मैं चाहता था कि जिस तरह से अगर मैं अपनी माँ की सेवा करता हूँ या करना चाहता हूँ, उसी तरह से मैं और भी लोगों की सेवा कर सकूँ। तो इसी विज़न के साथ से इस हॉस्पिटल को चालू किया गया था। अब जो दिक्कतें आई उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस ऑन। इसमें हम लोग को लैंड एक्विजिशन से लेकर के बिल्डिंग बनाने, आपका जो बहुत सारे लाइसेंसिंग, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य प्रणाली या जो विभाग है वो इतना प्रिसाइज होता है कि हमको बहुत सारे लाइसेंस। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं हम, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि ये लाइसेंसिंग, और देखिए प्रक्रिया तो बहुत साधारण है, बट क्या होता है उसको करने में बहुत टाइम लगता है। बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें हमको फेस करनी पड़ी थी, बाकी तो ऐसा कोई ज़्यादा कठिनाई हमको हुई नहीं। बिल्कुल, अगर छत्तीसगढ़ की ही बात करें डॉक्टर विनोद, तो छत्तीसगढ़ के सामने सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती आपको क्या लगती है और उसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर क्यों? देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे इस समय सबसे बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ में क्या है, तो वो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों का अवेयरनेस। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है कि हमको करना क्या है, हमारे को अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना है, या उनके प्रति हमको किस टाइप से, किस डॉक्टर से जाके मिलना है, क्या चीज़ें करनी है, या गवर्नमेंट ने हमको क्या क्या स्कीम्स दे रखी हैं, उन स्कीम्स का हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे को अगर आप बोलेंगे तो मैं तो ये बोलूँगा कि लोगों के अंदर विज़न और लोगों के अंदर एजुकेशन की बहुत कमी है जी। और यही सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है स्वास्थ्य की अभी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, बिल्कुल। तो एज अ डॉक्टर, एज अ चिकित्सक और प्रशासक के रूप में आप गुणवत्ता हो या पहुंच हो या किफ़ायत के बीच संतुलन आप कैसे मैनेज करते हैं? इसका सारा बैलेंस की अगर बात करें तो उसको कैसे बनाते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें आपने पूछी, एक पूछा प्रशासक के तौर पर और एक पूछा डॉक्टर के तौर पर। करेक्ट, हाँ। तो एज ए डॉक्टर मैं बताऊं तो एज ए डॉक्टर जब कोई भी लड़का MBBS करता है, MS करता है या एजुकेशन फील्ड पूरी लेता है, तो उसके मन में एक विचार होता है कि वो बहुत अच्छी सेवा प्रदान करे, अपने स्किल्स को इन्हांस करे, लोगों को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे सके, इसके लिए वो बहुत कोशिश करता है। और वो बहुत कोशिश करने के साथ साथ जितने भी इनोवेशंस होते हैं उससे जुड़ता जाता है। अब सेकंड थिंग है एज ए प्रशासक के तौर पे मुझे देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है कि कौन कौन सी योजनाएं या कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट हमारे को प्रोवाइड कराती है या हम गवर्नमेंट के साथ उसको मिल के किया जा सके, जिससे कि अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि हमको गवर्नमेंट को हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ बैठ करके कॉमन कंसेंसस पे, कॉमन टेबल पे, कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया योजना तैयार करनी चाहिए जिससे कि मैक्सिमम लोगों का फायदा हो सके। बिल्कुल, जैसे कि आप अभी जिक्र कर रहे थे, तो अगर आपकी पॉलिसी की ही बात करें, हॉस्पिटल की पॉलिसी हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से रहती है, क्योंकि कहते हैं कि अगर उर्मिला हॉस्पिटल की ही बात करें तो लोग विश्वास से पहुंचते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हॉस्पिटल कहीं ना कहीं एक पहचान है। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। कि आपने ये चीज़ बोला। मगर एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में हमने सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे ध्यान दिया है तो वो एम्पैथी पे ध्यान दिया है। हम पेशेंट की एम्पैथी, पेशेंट के अटेंडेंट के साथ
एम्पैथी रखते हैं और उनका उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। और मेरा हमेशा यही मोटो रहता है कि जैसे मैं अपनी माँ, अपने फैमिली, अपने लोगों का इलाज करता हूँ, उसी तरह मैं अपने आए हुए सभी पेशेंट्स का इलाज करूं और मेरी टीम उसके लिए तत्पर रहती है कि हम उसी टाइप से आगे काम करते रहें। सेकंड चीज़ है कि एक बहुत बड़ा इशू आता है जिसमें फाइनेंशियल इशू होता है, हम उसको भी रिजॉल्व करने की बहुत कोशिश करते हैं। बहुत सारे टीपीएज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम ये सब चीज़ें करने का काम करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक आध कोई केस जो आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहें, बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को बताना चाहें आपके हॉस्पिटल का ही। देखिए, ऐसा देखेंगे तो बहुत सारे केसेस हैं, मगर कुछ केस ऐसे हैं जो कि आपको जिंदगी भर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं आपके लिए। बिल्कुल। मेरे एक बहुत पुराने पेशेंट थे, खैर मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो एक बहुत पुराने पेशेंट थे। वो जब मेरे पास आए तो वो मिसडायग्नोज्ड हुए थे, कहीं और दिखाया था उनने और उनको डायग्नोसिस प्रॉपर हुआ नहीं था। मैंने उनको डायग्नोज किया और डायग्नोज करने के बाद मैंने बताया कि आपको ये करना पड़ेगा। तो उनने बोला मेरे से कि सर उनने मेरा मिसडायग्नोज किया है तो मैं ऐसा वैसा करूँगा। मैं कहा देखिए, उससे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूर है कि अब आप डायग्नोज हो गए, आगे ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि उनके घर में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई कि वो फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए, मतलब उनके पास पैसे की कमी थी। तो मैंने बाकी लोगों से भी बात की और मेरे फ्रेंड्स से बात की और हमारी एक खुद की मेरी एक संस्था है, उर्मिला फाउंडेशन करके है, एनजीओ मेरी, हम उनके थ्रू उनका फिर हमने पूरा इलाज किया, संपूर्ण इलाज किया और उनको भेजा। वो आज भी मेरे से मिलने आते हैं और आज भी आके साथ सबसे पहले बोलते हैं कि मेरा पूरा आशीष है आपको। वही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्या बात है, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। डॉक्टर विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, अगर आजकल की हम बात करें तो डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हृदय रोग जैसी लाइफस्टाइल बीमारियों, जो ये सारी बीमारियां हैं, ये कहीं ना कहीं तेज़ी से बढ़ रही हैं। इस पर कंट्रोल करने के लिए हमें क्या ठोस कदम उठाना चाहिए? जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अवेयर रहना ज़रूरी है, लेकिन एक रहता है कि हाँ, ये सेफ्टी हम रख सकते हैं। देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसी में आंसर छुपा हुआ है। आपने पूछा कि एक बताया कि ये लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, मीन्स कि इनकी लाइफस्टाइल से ही प्रॉब्लम है। तो आपको किसी भी तरह से अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। आपको स्ट्रेस कम लेना पड़ेगा, आपको प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी, 3 से 4 लीटर पानी पी के अपने आप को हाइड्रेट रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो डिफरेंट टाइप के नशे हैं उनसे थोड़ा अपने आप दूरी बना के रखना पड़ेगा, और इन सब के अलावा आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा। ये खुशी हर आदमी की अलग अलग होती है, सबके मापदंड अलग होते हैं। किसी को कविता पढ़ के खुशी मिलती है, किसी को ड्राइंग पेंटिंग करके खुशी मिलती है, किसी को दोस्तों के साथ बैठ के खुशी मिलती है। तो उस पल को, उस चीज़ों को अपने अंदर इन्नेट कीजिए, उनको अपने अंदर आग्रहित कीजिए और ज़िंदगी जिए। आपको ज़िंदगी जीना पड़ेगा। देखिए, काम जो भी आप कर रहे हैं वो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, लोग करते रहते हैं, बट अगर आप ये ज़िंदगी जीना बंद कर देंगे, लाइफ इज़ टू लिव ऑन। एक कहावत है कि लाइफ को, ज़िंदगी को जीना चाहिए। आप ज़िंदगी जिए और जो चीज़ें हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड उनको आप किनारे करते जाइए, उनको कंट्रोल में रखिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये डिजीजेस कंट्रोल नहीं की जा सकती, बहुत आसानी से की जा सकती है। और इन सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आप को सेटिस्फाई रखना और खुश रखना। बिल्कुल, हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि हम देखते हैं हमारा स्ट्रेस कभी ख़त्म होगा ही नहीं। बचपन से लेके बुजुर्ग तक, अगर हम बुजुर्ग भी बन जाएंगे तब भी हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो उतना ही बना रहेगा। अगर प्रिवेंटिव बात करें हेल्थ केयर की, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं रोकथाम आधारित स्वास्थ्य सेवा की, तो कितनी अहमियत है और लोग इसे अपनाएं, इसके लिए अस्पतालों की भूमिका हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, जैसे आपने बोला ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमेशा ये कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को पहले से अनुमानित कर लेना बहुत आसान होता है उसको ठीक करने के लिए। तो प्रिवेंशन के 2 कॉजेज़ हैं, 2 तरीके हैं। एक जो मैंने अभी बताया कि आप एक लाइफस्टाइल चेंज करिए अपना, और दूसरा है आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराइए। आप 40 साल की उम्र के ऊपर पहुंच गए हैं तो आपको साल में एक बार प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अपना ज़रूर कराना चाहिए, फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। और कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है इस समय हिंदुस्तान में या छत्तीसगढ़ में जिसका इलाज न किया जा सके, बशर्ते वो बीमारी हमको सही समय पे पता चल जाए। तो जब आप प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए जाएंगे
तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें मेरे को हो रही हैं तो मैं किन चीज़ों का ध्यान रखूं, क्या चीज़ खाऊं, क्या चीज़ ना खाऊं, किस टाइप की दवाइयाँ लूं, किस डॉक्टर से मिलूं। तो आप अपनी ज़िंदगी और अपनी लाइफ को लंबा कर सकते हैं और आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं। और दूसरा, मैंने पहले ही बोला, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अपने आप को हेल्दी रखिए, खुश रखिए, टाइम से सोइए, स्ट्रेस फ्री रहिए, कोशिश करिए स्ट्रेस फ्री रहने का। जैसा आपने बोला कि हर आदमी का स्ट्रेस लेवल अलग है, एक 10th के बच्चे का स्ट्रेस लेवल अलग है और एक 60 साल के बुजुर्ग का स्ट्रेस लेवल अलग है। बिल्कुल स्ट्रेस लेवल अलग है, ख़त्म नहीं हो सकता, बट उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल। तो प्रिवेंशन का तो मेरा यही वो है कि आप दोनों चीज़ों पे काम करिए। बिल्कुल, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि समय पर अगर इलाज मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो बीमारी जो है वो बढ़ते बढ़ते कम हो जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि हमें इस तरह की बीमारी है। उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। करेक्ट। हमको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, हमको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि देखिए ये चीज़ यदि आपको हो रही है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें आप लोग का बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोग जो मीडिया पर्सन है वो बहुत अच्छे से, क्योंकि आपका कवरेज इतना ज़्यादा होता है कि आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से लोगों को बता सकते हैं कि देखिए ये चीज़ें हैं। दूसरा, हेल्थ कैंप्स चलाना चाहिए, कैंपेनिंग करनी चाहिए। जैसे कि हम ये देखा जाए कि अगर आप बोलेंगे तो मैं कोट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, डेफिनेटली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक, मुझे ऐसा लगता है कि उसी टाइप का कैंपेन चलाना चाहिए जब इनने नसबंदी के लिए एक कैंपेन चलाया था बहुत पुराने समय में, कि जिस समय बहुत तेज़ी से चीज़ें हुई थी और बहुत कंट्रोल्ड वे में हुई थी। तो वैसे हेल्थ के लिए भी कैंपेन चलाने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अगर हम छोटे शहरों की बात करें या रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच अभी भी लिमिटेड है। इस शहरी ग्रामीण अंतर को पाटने के लिए आपको क्या लगता है, क्या ज़रूरी है? अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ प्लीज। जी बिल्कुल। मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जी। क्या आप इतना एजुकेशन ले करके इस फील्ड में काम करके किसी रूरल जगह पे जाके काम करेंगे? नो, बिल्कुल नहीं। नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, हाँ। नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको वहाँ पे वैसा इंफ्रा नहीं मिलेगा, बिल्कुल वैसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हाँ, हमारी लाइफस्टाइल मैच नहीं होगी। डॉक्टर्स या बाकी, हाँ, लाइफस्टाइल मैच नहीं होगी। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ भी है। मगर हाँ, आने वाले समय में गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही है उसमें आने वाले समय में गांव लेवल पे तो नहीं मगर तहसील लेवल पे ऐसी सुविधाएं अवेलेबल रहेंगी कि वहाँ पे डॉक्टर्स पहुँचेंगे। बस ये है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा डेडिकेटली वहाँ का इंफ्रा को वैसा डेवलप करना पड़ेगा। अब जैसे मैं एक सर्जन हूँ, अगर मैं किसी जगह जाता हूँ वहाँ पे मेरे को ओटी टेबल ही नहीं है, सर्जरी करने के औजार नहीं है, तो मैं वहाँ जाके करूँगा क्या? तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो हिंदुस्तान में इस समय जो है कि जो रूरल एरियाज़ में या जो टियर 3 टियर 4 सिटीज़ है या जो तहसील लेवल है वहाँ पे वो इंफ्रा ही डेवलप नहीं हो पाया है। और वो इंफ्रा डेवलप होगा तो डेफिनेटली लोग जाके रहेंगे, क्योंकि लाइफस्टाइल वहाँ पे भी उसी टाइप से इम्प्रूव होगी फिर। बिल्कुल। अगर निजी अस्पतालों की बात करें या सरकारी योजनाओं की बात करें तो इसके बीच सहयोग से स्वास्थ्य सेवाएं कितनी इंक्लूसिव हैं और अफोर्डेबल हैं, बन सकती हैं? क्योंकि अभी आपने जिक्र किया है लेकिन हम एक बार फिर से पूछना चाहेंगे आपसे। जी, देखिए, निजी अस्पताल हमेशा से स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य सेवाओं को या हमारे सिस्टम को मदद करते आए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो उतना डेवलप नहीं है कि वो पूरे पेशेंट्स को कैटर कर सके। इसलिए हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उसको वो इन्वॉल्व करते हैं, अपनी सभी योजनाओं में इन्वॉल्व करते हैं और हम लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारा सिर्फ एक यही चीज़ें रहती है कि अगर हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो एवरीथिंग हैज़ इट्स कॉस्ट। तो आप ये जो योजनाएं चला रहे हैं उनको समय समय पर उनमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, समय समय पर उनको वापस से रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा, समय समय पर उनको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं, तो वो प्रोसीजर्स को अपने को उस हिसाब से उनको रीइवैल्यूएट करके और जो आप ये सिस्टम बनाते हैं या जो भी चीज़ें जो इन रेट्स को डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट की जो स्कीम्स के हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें प्राइवेट की भागीदारिता भी होनी चाहिए और गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट दोनों मिल के काम करें, एक
कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। और गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं बहुत शानदार योजनाएं हैं, बशर्ते उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो। बिल्कुल, योजनाओं का लाभ निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि सभी ले रहे हैं। भारत की ही बात करें तो भारत में अभी भी कहीं ना कहीं डॉक्टर विनोद हेल्थ इंश्योरेंस के लिमिटेड स्कोप है। लोग में जागरूकता लाने के लिए इस भरोसे को आप कैसे देखते हैं कि कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 90 से 95% हिंदुस्तान का जो आदमी है वो 100 से 200 रुपए अपने शरीर पे खर्चा कर सकता है महीने का। बिल्कुल। तो अगर गवर्नमेंट, तो देखिए गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स चला रही है, गवर्नमेंट की अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मगर उसके भी रिसोर्सेज एक लिमिटेड है। गवर्नमेंट एक लिमिट तक ही कर सकती है। आदमी को स्वयं के लिए खुद सोचना पड़ेगा। यदि आप स्वयं के हिसाब से नहीं खड़े होंगे तो आपका क्या मतलब, क्या आप गवर्नमेंट के हिसाब से ही खड़े रहेंगे? गवर्नमेंट ही आपके लिए सब कुछ करेगी, आपको खुद के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस हैं, उनको एक एक आदमी को इस चीज़ को समझना चाहिए और कराना चाहिए, क्योंकि वो बहुत फ़ायदा करते हैं और उस मौके पे आपकी मदद करते हैं जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाय द वे, जैसे आप मान लीजिए किसी दूसरे शहर में ट्रेवल कर रहे हैं और वहाँ जाके कुछ आपके साथ घटना घट जाती है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके तुरंत उसका इलाज ले सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आजकल तो इतना मिनिमम और कंपटीशन का ज़माना है कि इतने मिनिमम, कम से कम उसमें अच्छा से अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है लोगों को। और बड़े शहर, जो बड़े देश कहलाते हैं, जैसे अमेरिका हुआ या वहाँ यूके हुआ, वहाँ पे बेसिकली इंश्योरेंस बेस ही प्रैक्टिस होती है। वहाँ पे हर आदमी इंश्योर्ड होता है, इसलिए वहाँ का क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ मेडिकल अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल चीज़ों की वो ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल। तो बेटर है टू गेट इंश्योर्ड। और हर इंश्योरेंस कंपनी आपको एक ईयरली एक वो भी देती है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का एक पैकेज देती है। तो आप उसमें अपना प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का पैकेज से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का काम कराइए और साथ में अपना इंश्योरेंस रहेगा। तो आप एक बहुत बड़ा टेंशन ये कि हमको लाइफ में कभी भी एक लमसम पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर करके रहे। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर आदमी इंश्योर्ड हो और गवर्नमेंट को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें स्कीम्स लानी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट खुद अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज चलाएं। डेफिनेटली उसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं और हॉस्पिटल की ही अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो कौन कौन से इनिशिएटिव है जो आपको लगता है कि हमारी आज की सोसाइटी में स्वास्थ्य जागरूकता या पहुंच बढ़ाने में मोस्ट इफेक्टिव रहे हो? क्या लगता है आपको? देखिए, अभी तो जैसा मैंने शुरू से ही कहा है कि लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट करना, आपको कैंपेन चलाना, एजुकेशनल कैंपेन चलाना, लोगों से 1-to-1 बात करना, मीडिया पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट रहना उसमें, ये सब चीज़ें ऐसी है जो धीमे धीमे समय लेगा मगर धीमे धीमे लोगों को एजुकेट करेगा कि उनको करना क्या है, जाना कहाँ है, क्या सोच है, किस जगह पर पहुँचना है, किस डॉक्टर को दिखाना है, ये कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो यही एक जरिया मुझे नज़र आता है कि लोगों को एजुकेशन लेवल को, उनके इंटरेक्शन लेवल को बढ़ाया जाए। बिल्कुल। अगर हम बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोलॉजी के बीच आज का युग चल रहा है और आने वाले 10 सालों की अगर हम बात करें डॉक्टर विनोद जी, तो आपको स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे बड़ा मेजर चेंज कहाँ दिखता है? देखिए, आने वाले समय में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में होगा, देखिए इनोवेशन तो रोज़ हो रहे हैं और रोज़ इनोवेशन होंगे, रोज़ नई नई चीज़ें आती जाएंगी। बट आने वाले समय में एआई का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा मेडिकल फील्ड में, खास तौर पे पैरामेडिकल जो हमारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं उसमें एआई का बहुत बड़ा रोल रहेगा। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि एआई डजंट रिप्लेस अ डॉक्टर। वो सिर्फ उनकी मदद करेगा। वो आपको डायग्नोसिस पढ़ के नहीं बता देगा कि क्या है, वो ट्रीटमेंट भी नहीं बताएगा। वो एक एल्गोरिथम में काम करता है। आप जो डॉक्टर का दिमाग होता है वो एल्गोरिथम में काम नहीं करता और एआई को बनाने वाला भी इंसान ही है। तो बेटर है कि हम उन चीज़ों को वैसे देखेंगे कि वो हमारे को सहायता प्रदान करेंगी चीज़ों को और बेहतर से बेहतर करने के लिए। रोबोटिक्स आएंगे, बहुत सारे रोबोट्स आएंगे, तो उसका भी यही है कि लोगों के अंदर एक मिसधारणा रहती है कि रोबोट्स ऑपरेट करते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं होता, ऑपरेट डॉक्टर ही करते हैं बट रोबोट के थ्रू होते हैं।
बिल्कुल, तो ये आगे 10 सालों में ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी डेफिनेटली, क्योंकि हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी के बीच जी रहे हैं और ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफ़ी परिवर्तन यूँ कह सकते हैं देखने को मिलेगा। डॉक्टर विनोद, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्या लगता है आपको कि जो आजकल का युवा है, युवा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, युवा डॉक्टर और कर्मचारियों के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जब आप इस फील्ड में आए थे तो आपने क्या ओत ली थी। आपने ओत ली थी कि एक सेवा करेंगे और हम एक अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, एक एथिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि वही करिए। देखिए, आप लायक बनिए। जब आप लायक बनेंगे तो अपने आप आपकी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। पैसे के पीछे पैसा नहीं कहना चाहिए, बेसिकली आपको फाइनेंशियल बहुत ज़रूरी होते हैं, फाइनेंशियल चीज़ों को देखना, बट उसकी वजह से अपने एजुकेशन लेवल को वो मत करिए कि पहले आप चीज़ों को फाइनेंस के तौर पे देख रहे हैं और फिर एजुकेशन के तौर पे देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। एजुकेट होइए, अच्छे से पढ़िए लिखिए और मेहनत करिए और अच्छा काम करिए। बस यही बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनोद जी, आपने इतने सिंपल वर्ड्स में हमें इतनी सारी बातें की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। यदि याद रखिए, यही जानकारी, सही फैसला और सही समय, यही है आयुष्मान का मकसद। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नई जानकारी और नई उम्मीद के साथ। फिलहाल आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।